भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यूनाइटेड वारंगल डिस्ट्रिक्ट के पूरे अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं के अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ की पूरी टीम, मंडल का मेरा अध्यक्ष, मेरे पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय सभी मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरे अभिभावकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के अपने अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, चुनाव अधिकारी के रूप में मुझे नियुक्त किया, वैसे अपने के लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री प्रदेश चंद्रशेखर जी, गरिका बंती मोहन राव जी, हमारे पूर्व सांसद श्री पोंगु लेटी सुधाकर रेड्डी जी, अपने कर्नाटका के, तमिलनाडु के स्टेट को इंचार्ज, अपने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मेरे बड़े भाई आशीष शेलार जी, आदरणीय बहन डॉक्टर रेखा शर्मा जी जो सांसद हैं और हरियाणा से आपके बीच में आकर काम कर रही हैं, अपने नेशनल काउंसिल के जी प्रेमेंद्र रेड्डी जी और मेरे दोनों अध्यक्ष कोलानू संतोषन रेड्डी जी और श्री गंता रवि कुमार जी, मैं अपने दोनों इन अध्यक्षों को भी और जोरदार स्वागत करें अपने पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों का कि आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है, अगर आज पूरे देश में स्थान पा रहा है तो वो आप कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम से कहीं ना कहीं आज भाजपा का कीर्तिमान पूरे देश और दुनिया में लहरा रहा है। मित्रों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के उस ऊर्जा के साथ बैठा हूं जिसकी ताकत से, जिन बूथ अध्यक्षों और बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत से हम सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए और लगातार लगे हुए हैं। मित्रों, आज के दिन मैं अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जरूर याद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको नमन करता हूं। उनका दृढ़ निश्चय ही था जो आज अखंड भारत के स्वरूप में हैदराबाद और तेलंगाना के भविष्य को हम नई दिशा देने में लगे हैं। मैं आज के दिन अपने उन वरिष्ठ नेताओं का भी अभिनंदन करता हूं और उन कार्यकर्ताओं का भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं जिन्होंने इस तेलंगाना के राज्य के गठन के लिए समर्पण भाव से, संकल्प के भाव से काम किया और तेलंगाना का सपना पूरा करने में आप लगे हैं। मित्रों, तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता संघर्षों का रहा है, ऐसा रिश्ता जो यहाँ की जनता के विश्वास के साथ है। और मैं मानता हूं जो सम्मान तेलंगाना की जनता ने 1984 में भारतीय जनता पार्टी को पहला सांसद यहां से दिया है, इसके लिए मैं तेलंगाना की जनता को हमेशा नमन करता हूं। मित्रों, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के लिए नई पार्टी है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, भाजपा का स्थापना 1980 में हुआ और अपने पहले ही चुनाव में तेलंगाना में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, उसमें से 1 सीट तेलंगाना की जनता ने भाजपा को दिया था। मित्रों, और मैं आज तेलंगाना की उस वीर भूमि पे खड़ा हूं जो वारंगल, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं हनम कोडा का जो ये भाजपा को सीट गया था, वो सीट कहीं ना कहीं हम सब के लिए संकल्प का विषय है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं से आज मिलने आया हूं। तेलंगाना की जनता के जो अटूट विश्वास
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार को मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता और आप कार्यकर्ताओं के संघर्ष और परिश्रम के बल पर हम तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार 2028 में लाने का संकल्प लेंगे। मित्रों, आइए हम तेलंगाना को एक ऐसी सरकार देंगे जो राष्ट्रवाद के विचारों से खड़ा होगा और जिसकी जड़ें हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारी विचार रही है उस विचार और संस्कृति से हम तेलंगाना के विकास को नया आयाम देंगे। मित्रों, आज जब हम तेलंगाना के गठन की बात करते हैं तो मुझे हमेशा इस बात का याद रहता है कि जब तेलंगाना का गठन हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ हानि की चिंता नहीं की, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की चिंता नहीं की, चिंता की तो तेलंगाना की जनता की भावना की चिंता की और तेलंगाना के निर्माण के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिया और तेलंगाना के राज्य के गठन में संसद के पटल पर भी हमारी नेत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जो आवाज बुलंद किया, उस आवाज के साथ तेलंगाना का निर्माण का सपना पूरा हुआ है। मित्रों, लेकिन मैं मानता हूं जिस सपने के साथ तेलंगाना की सरकार बनी थी, तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, कहीं वो सपना अभी कहीं न कहीं खो गया है। और मैं मानता हूं इन भ्रष्टाचारियों के और इन परिवारवादी पार्टियों के चक्कर में तेलंगाना का सपना कहीं ना कहीं खो गया है। उस सपने को फिर से जागृत कर कर तेलंगाना के लोगों के विकास के लिए निश्चित रूप से हम संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हम मानते हैं सत्ता हमारे लिए कोई ऐसा साधन नहीं जिससे हम केवल सत्ता के लिए आते हैं, हम वैसी पार्टी हैं हम जो सेवा के माध्यम से सत्ता को लेते हैं। मित्रों, और हम मानते हैं जब हम विपक्ष में भी रहते हैं तो जनता की आवाज बन के खड़ा होते हैं और जब सत्ता में होते हैं तो जनता की सेवा के भाव से काम करते हैं। मित्रों, मैं आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आया हूं। मित्रों, आइए हम भारतीय जनता पार्टी को उस मंत्र के साथ आगे बढ़ाएं कि भाजपा को अगर चुनाव में आगे ताकत से खड़ा होना है, अगर भाजपा को विजयी बनाना है तो हर बूथ पे भाजपा का कमल खिलाना होगा। मित्रों, तभी भाजपा का वो सपना जो आपने देखा है वो संकल्प के रूप में पूरा होगा। मित्रों, मैं मानता हूं आज हमारे बूथ अध्यक्षों के इस कार्यक्रम में और उनके बूथ के टीम के सदस्यों के साथ मैं इस संकल्प को लेने आया हूं कि हमें हर बूथ को संपर्क करना है, हर बूथ में हर घर तक हमारा भाजपा कार्यकर्ता कैसे पहुंचे इसकी चिंता करनी है। हर नए मतदाता को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम हमें करना है। हमें केंद्र की योजनाओं को निश्चित रूप से जनता तक पहुंचाने का, उसकी जानकारी पहुंचाने का काम हमें करना है। मित्रों, साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को जोड़कर भाजपा के लिए खड़ा करना है। मित्रों, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जीवंत रूप से 24 घंटे काम करता है, 24/7 काम करने वाला कोई कार्यकर्ता है किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मित्रों, राजनीति में कुछ लोग आते हैं जिसको मैं कहता हूं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। देश में जो कांग्रेस के नेता राहुल बाबा हैं वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और भाजपा का एक कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है, जनता की सेवा करता है। मित्रों, मैं मानता हूं आज हम यहां पर जब आए हैं और आने वाले समय में पिछले जब से यह सरकार 2023 में बनी तब से जिन वादों के साथ यह सरकार आई, इस सरकार को जनता की चिंता नहीं, अपने परिवार और अपने पार्टी के लोगों की चिंता है। हम लोगों ने वो कालखंड भी देखा जब यहां की सरकार, उस समय की बीआरएस की सरकार, यहां के जनता के मेहनत और परिश्रम का पैसा अपने परिवार के उत्थान के लिए खर्च करती थी, यहां के जनता के लिए नहीं खर्च देखती थी। उसी प्रकार से उस कठोर परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और कहीं ना कहीं उस बीआरएस की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया। भले ही जनता ने एक बार मौका कांग्रेस को दिया है मित्रों, लेकिन पिछले 23 से लेकर 3 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। इन 3 वर्षों में इस कांग्रेस की सरकार का जो पुराना मॉडल है, वादा करो पर कभी निभाना मत, नहीं तो कांग्रेस का सरकार की पहचान नहीं बन पाएगी।
कांग्रेस की सरकार की पहचान ही यही है, वादा करो और भूल जाओ। और मैं मानता हूं कि अब जनता भी उनको सबक सिखाने के लिए खड़ी है मित्रों। आप सबको उन मुद्दों के साथ सड़क पर उतरना है मित्रों। सरकार की एक एक नाकामी को, जनता की आवाज को, पूरी तरह से जनता की आवाज को उठाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे मित्रों। और इस परिवारवादी, इस भ्रष्टाचारी सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम कोई कर सकता है तो यहां पर बैठा हुआ भाजपा का कार्यकर्ता कर सकता है मित्रों। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए आज के इस सभा के बाद हम सभी निकल पड़े, हर गली मोहल्ले में जाए, हर परिवार से मिले, हर युवा से मिले, हर महिला से मिले और मिलने के बाद किसानों के साथ बैठने के बाद उनको सरकार की योजनाओं, जो केंद्र के योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, उन योजनाओं की भी जानकारी दे और साथ ही साथ यहां की सरकार की नाकामी की भी चर्चा हम नीचे तक ले जाए। हम जानते हैं कि जब भाजपा का नेतृत्व होगा तभी यहां का व्यापारी, किसान निश्चित रूप से विकास के साथ आगे बढ़ पाएगा मित्रों। हमने देखा है कि जिस सोच के साथ यहां की सरकार बनी थी, मैं आज देख रहा हूं कि 2 लाख नौकरी का वादा करने वाला, जो जॉब कैलेंडर का वादा करने वाला सरकार आज 2 लाख नौकरी तो दूर, केवल अपने पार्टी का एटीएम बनकर दिल्ली के दरबार को सजाने का काम यहां की सरकार कर रही है मित्रों। हम आज आपके माध्यम से उन युवाओं को भरोसा दिलाने आए हैं कि जो आश्वासन यहां की सरकार ने आपको दिया है, जो कहा था पिछले 3 वर्षों पहले कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, हम अपने युवाओं को जो शिक्षा ले रहे हैं उनको जो स्टाइपेंड की मनी होती है, जो उनके शिक्षा में उनको जो अग्रिम राशि देने की बात थी, उस राशि से भी महरूम करने का काम यहां की सरकार ने किया है। हम युवाओं की आवाज बनकर सरकार को बाध्य करेंगे कि जो उसने किया कहा था उसको पूरा करो, नहीं तो तेलंगाना का युवा निश्चित रूप से सड़कों पे उतरेगा और सरकार को उखाड़ फेंकेगा मित्रों। मैं आज उन युवाओं को भरोसा दिलाने आया हूं, उन अपने महिलाओं को भरोसा दिलाने आया हूं, उन किसान भाइयों को भरोसा दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपके लिए काम करती है, आने वाले समय में आपके संघर्षों के साथ, आपके विश्वास को जीतते हुए 2028 में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाएगी और हमने कार्यकर्ताओं का संघर्ष आगे बढ़ेगा मित्रों। आज हम जिस प्रकार से लंबे समय तक इस तेलंगाना के राज्य को विकास के पैमाने पर जोड़ना चाहिए था, यहां के सरकारों ने कभी नहीं किया मित्रों। ये प्रदेश का ये स्थान जहां हम आज खड़े हैं, हमारे सधे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का स्थान है मित्रों। उनको भी कांग्रेस के लोगों ने सम्मान नहीं दिया मित्रों। जो तेलंगाना का यह धरती पुत्र था, उसको भी अपमानित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी, ये नेहरू गांधी परिवार के बाहर किसी को सम्मान दे ही नहीं सकते, चाहे वो कांग्रेस का अपना नेता ही क्यों नहीं हो। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको दिल्ली में सम्मान नहीं दिया, दिल्ली के कार्यालय में भी उनको नहीं सम्मान दिया कांग्रेस के नेताओं ने। लेकिन मुझे दुख है कि उस धरती पुत्र को भी सम्मान देने का काम जब कांग्रेस ने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं उनके उस सम्मान के साथ जो उन्होंने इस देश के विकास में किया था, उस सम्मान को उनको लौटाने का काम किया है मित्रों। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि जो सपना, जो वादे, जो काम उन्होंने किए थे, उन कामों को भी रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने साथियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी पहचान उन परिवारवादियों की नहीं है, हम राष्ट्रवाद के विषय पर विश्वास करते हैं। हम तुष्टीकरण पे नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर विश्वास करते हैं। और हम वोट बैंक के लिए नहीं, हम विकास की राजनीति पर विश्वास करते हैं। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जिसने आज पूरे देश और विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है, आज उस नेतृत्व के साथ
भारत आगे बढ़ रहा है। मित्रों, लोग कहते हैं कि एक तरफ वैसे नेता खड़े हैं जो लटके हुए हैं, भटके हुए हैं और गुमराह घूम रहे हैं, और एक ऐसा नेतृत्व है जो निर्णायक नेतृत्व है मित्रों, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जिसमें देश को दिशा देने की क्षमता है, और जिसका नीति और जिसकी नीयत दोनों साफ है, जो जनता को सेवा के भाव से देखती है, जनता में उनके परिश्रम को, उनके सेवा के भाव को साथ उनके विकास के साथ जोड़ती है। मित्रों, हम लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, आज 25 करोड़ परिवारों को अगर गरीबी रेखा से बाहर लेके हम आए हैं, तो हमने उस अंतिम व्यक्ति की चिंता की है जिसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्पित रही है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री खाद्य योजना के माध्यम से उस कोरोना कालखंड में जब पूरा देश विश्व ठहर गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री खाद्य योजना से जोड़ा, और आज हर गरीब के घर में खाद्यान्न पहुंचाने का काम हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। मित्रों, आज करीब 60 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत की योजना को अगर सफलतापूर्वक कोई चला रहा है तो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। मित्रों, देश में एक गरीब का बेटा ही रेवड़ी पटरी के वालों का दर्द समझ सकता है, जिनकी मां दूसरों के घरों में काम कर कर अपने घर का लालन पालन करती थी, वही माताओं का दर्द भी समझ सकता है, और जिसने खुद घर घर जाकर लोगों की सेवा की है, वही गरीब का दर्द भी समझ सकता है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी पटरी वालों को, जिनकी कोई चर्चा कभी नहीं होती थी, वैसे 75 लाख रेवड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा, उनको स्वाभिमानी आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मित्रों, आज इस देश में लोग कहते थे एक समय कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है, पर नरेंद्र मोदी जी ने यह तय कर दिया कि देश के गरीब का पैसा कोई छीन नहीं सकता, कोई बिचौलिया खा नहीं सकता, और उन्होंने जनधन खाता लाया, और जनधन खाते के माध्यम से आज 51 लाख करोड़ रुपया सीधे दिल्ली की सरकार से चलता है, तो गरीब के खाते में सीधे पहुंचता है, कोई बिचौलिया बीच में उस पैसे का खा नहीं सकता। मित्रों, लोग कहते हैं कि इस देश को कैसे बदलाव आया। मैं कहता हूं मित्रों, बदलाव देखना है तो उन विषयों को देखो, उन महिलाओं के चेहरे को देखो। 12 करोड़ शौचालय बने, देश में ऐसे पहले कभी भी कोई सरकार नहीं बनी जिसने महिलाओं के सम्मान को समझा, महिलाओं के स्वाभिमान को समझा, महिलाओं के अधिकार को समझा। और हम कह सकते हैं कि आज महिलाओं को सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार दिलाने का भी काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, 12 करोड़ शौचालय योजना, 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी की योजना, और 4 करोड़ गरीबों को आवास योजना देना कहीं ना कहीं उस और कदम है कि हम किस प्रकार से इस देश की महिलाओं को सम्मान दिलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम इस देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और आज कहीं ना कहीं 3 लाख करोड़पति दीदी जब बनकर आगे आई है, और जब जीविका दीदी के माध्यम से हमारी महिलाएं पूरी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जब काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं केवल अपने आप को स्वावलंबी नहीं, पूरे परिवार को ताकत और संबल देकर आगे बढ़ा रही है। मित्रों, इस देश में एक समय था कि कोरोना आया, पूरे विश्व में पूरा विश्व ठहर गया था, और लोग कहते थे कि भारत इस आपदा से कैसे निकलेगा। मित्रों, लेकिन उस आपदा को भी चुनौती बनाते हुए, अवसर बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस आपदा की काल से भी भारत को निकाला। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग उस परिस्थिति को याद करे। उस कोरोना कालखंड में आपको पूरा फ्री वैक्सीन देने का काम किसी ने किया तो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, और वो फ्री वैक्सीन कहीं और नहीं बना था। मित्रों, विश्व के किसी और देश में नहीं बना था, वो आपके ही देश भारत में बना था। यही है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। मित्रों, और 220 करोड़ कोरोना का वो डोज कहीं ना कहीं पूरे विश्व को स्वस्थ रखने में
सुरक्षित रखने में आगे बढ़कर आया। मित्रों, मैं आज यहाँ पर हमारे कई लोग कहते हैं देश के अन्य अन्य भाग में घूमकर कि भारत में क्या बदला। मित्रों, 2014 के पहले का भारत, देश के किस इलाके में आतंकवादी घटनाएं घट जाए कोई नहीं जानता था। मित्रों, कब कौन आतंकवादी देश की सीमाओं में घुसेगा और नापाक हरकत करके निकल जाएगा। मित्रों, लेकिन पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने भी इस देश के तरफ छिटपुट घटनाएं भी करने का कोशिश किया, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज का भारत सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जाना जाता है। आज का भारत एयर स्ट्राइक करता है और आज का भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के लोगों के सम्मान और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को भी जवाब देने का काम करता है। मित्रों, आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस देश को बाहरी सुरक्षा से जो सुरक्षित करने का काम, बाहरी ताकतों से जो सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार तो कर ही रही है। मित्रों, लेकिन इस देश को आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है और देश में नक्सल की समस्याओं को, जिसका साक्षी ये राज्य भी था, उसको पूरी तरह से मुक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके दिखाया है। मित्रों, और हमने पूरे देश से नक्सल की उस समस्याओं को पूरी तरह से खत्म किया है। लेकिन हम मानते हैं कि जो जिस भी राज्य में जाइए, जिस भी देश में जाइए, उस देश और राज्य की विरासत और उसकी संस्कृति उसके भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प होती है। लेकिन हमारे देश में पूर्व की सरकारों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर की चिंता नहीं की। मित्रों, उसकी भी चिंता किसी ने की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज अगर हम कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हम कहते हैं कि महाकाल का वो स्थान जिसको आज पुनर्जीवित किया गया, और हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में पवित्र मंदिर किसी ने बनाया और उसको भव्य रूप दिया, तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं आज इसलिए इस बात को करने आया हूं। मित्रों, आज भारत पुनर्विकास के उस दौर में अपनी भारतीय संस्कृति की चेतना के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का भारत वो भारत है जो कश्मीर के लाल चौक पर भी तिरंगा लहराते हुए दिखता है। आज का भारत अपने तिरंगे के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करता। मित्रों, एक समय इस देश में वो कालखंड था कि कश्मीर के लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहराता था, हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। ये वही सरकार है जो सरकार कांग्रेस की यहां चल रही है, ये वही सरकार वहां दिल्ली में बैठी है। आज जब मैं इस राज्य के विकास की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिस प्रकार से इस राज्य में एक सरकार ऐसी बनी जिसको समर्थन और जिसके विषयों को कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार भी आगे लेके चल रही है, वो था भ्रष्टाचार। और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार जो उनके अपने पूरे डीएनए में है, आज उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को फिर से उखाड़ फेंकने का काम हमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को करना है। मित्रों, मैं आज इसलिए इस विषय को लेकर आया हूं। मित्रों, इस राज्य में यहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात आई और बड़े पैमाने पर यहां की सरकार ने उसको लागू करने का काम किया, और हमने कहा था कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे और उसकी लड़ाई हम पूरी तरह से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि हम गरीब को गरीब के आईने से देखेंगे, हम अनुसूचित जाति के लोग को अनुसूचित के आईने से देखेंगे, हम अपने जनजाति भाइयों को उन जनजाति भाइयों के समस्याओं के साथ देखेंगे, और उनके आरक्षण में कोई पीछे से आकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे, ये कतई हम होने नहीं देंगे। मित्रों, इसलिए आज हम वैसे भारत के निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो पूरे देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे दुख है कि आज जिन वादों के साथ यहाँ सरकार बनी, उन वादों को पूरा करने का काम यहाँ की सरकार ने नहीं किया। आज NH 163 के अंतर्गत यादगिरी वारंगल 99 किलोमीटर के 4 लेन सड़क का निर्माण का काम 1900 करोड़ की योजना से स्वीकृति देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तेलंगाना को पहला सीमेंट कंक्रीट राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज PM मित्र काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क जो 1700 करोड़ की योजना से विकसित हो रहा है, उसका भी
काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मुझे काजीपेट में 521 करोड़ के योजना से जो रेलवे विनिर्माण इकाई का ट्रेनों के निर्माण का काम शुरू होने वाला है, उसको भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन मुझे याद आया, काजीपेट में ये रेलवे कारखाना बहुत पहले बनना था। पीवी नरसिम्हा राव जी ने उस सपने को देखा था, लेकिन उसके बाद के समय में कांग्रेस की सरकार आई और उसको भटकाने का, लटकाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस वारंगल की जनता के तरफ से नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का भी सपना पूरा करने का काम किया और काजीपेट में जो कारखाना खड़ा होगा वो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार का नया अवसर सृजित करेगा। हम वारंगल को शहरी विकास की योजनाओं में 196 करोड़ के हेरिटेज सिटी के डेवलपमेंट कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं और निश्चित रूप से एक आधुनिकीकरण करते हुए इस शहर को भी हम विकसित करेंगे। आने वाले समय भारत की सरकार, हम ये मानते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि सड़क, बिजली, पानी, पुल, इमारतें निश्चित रूप से निर्माण करना हमारा दायित्व है। लेकिन उस सब से ऊपर इस भारत के भविष्य को बनाना है जो ज्ञान से, नवाचार से, तकनीक से और दूरदृष्टि से बन सकता है। और कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब और डीप टेक जैसे वैश्विक केंद्र बनाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। मित्रों, आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले जब आर्टिफिशियल एआई का बड़ा एनुअल पूरा ग्लोबल समिट हुआ और उस ग्लोबल समिट को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हो रहा था तो विश्व के कई बड़े राष्ट्र के लोग भारत में जुटे थे और मानते थे कि एआई की दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। उस बड़े एनुअल एआई समिट को भी किसी ने धब्बा लगाने का प्रयास किया। जो उनके नापाक इरादे थे, जो नहीं सफल हो पाए, वो कोई और नहीं, यही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो एआई समिट में जाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं उनको भी स्पष्ट रूप से कहता हूं, भारत की संस्कृति, भारत का युवा और भारत का नौजवान आपके भटकावे में अब आने वाला नहीं है। भारत का नौजवान आज एआई के माध्यम से भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर के माध्यम से भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए आज का युवा सड़कों पे आएगा और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज मुझे जब मैं इस बीबी नगर के पास आ रहा था तो एम्स को देखने, एम्स के बारे में जानने का मौका मिला। एम्स का भी सपना किसी ने पूरा किया इस तेलंगाना के लोगों को, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं आज अपने युवा साथियों, मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से आह्वान करने आया हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का समय आ गया है। आने वाले समय में जो वारंगल में लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आपको इसकी चिंता करनी है कि वारंगल के अंदर पूरी तरह से भाजपा का कमल खिलना चाहिए। मित्रों, हमें यहां की सरकार को पहला धक्का देना है। मित्रों, और वारंगल की जनता पूरी तरह से पहला धक्का देगी। 2028 के पहले का सेमीफाइनल ये है। मित्रों, इस सेमीफाइनल में यहां की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मित्रों, मैं अपने युवा साथियों, मेरे बूथ अध्यक्षों, मैं आपके बीच में आया हूं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे ये वादा लेने आया है, ये संकल्प लेने आया है कि आइए, अगर आप 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2047 में विकसित वारंगल बनाना चाहते हैं, 2047 में विकसित तेलंगाना बनाना चाहते हैं, तो भाजपा का कमल हर बूथ पे खिलाइए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित तेलंगाना बनाकर देंगे आपको। मैं आज अपने उन सभी साथियों को इस बात को भी याद कराने आया हूं। मित्रों, कि तेलंगाना के लोगों ने जो सपना देखा था, जो उसके गठन का सपना था, जो हमारी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने जिन सपनों के साथ तेलंगाना के निर्माण की बात कही थी, वो सपना को कोई पूरा कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मित्रों, तो आइए, और वारंगल से आए हुए मेरे हर बूथ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं आज यही आह्वान करता हूं,
हम विकसित वारंगल बनाएंगे, हम विकसित तेलंगाना बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेंगे। मित्रों, आज के दिन जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे सभी नेता जुटे हैं, इनकी ताकत का पहला परिचय आप है। मित्रों, अगर आपने ठान लिया है कि भाजपा का कमल खिलाएंगे, तो हम सब नेता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर भाजपा को कमल खिलाने में लगेंगे। मित्रों, अब मैंने कह दिया है, कोई ये चिंता मत करे कि मैदान में कौन कमल लेके आएगा। अरे जो कमल लेके आएगा वही भाजपा का वाहक होगा, उसी के नेतृत्व में भाजपा का कमल खिलाना है। मित्रों, हमने कई बार अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है। तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो आप कार्यकर्ताओं को जाता है। तो अगर पूरे देश में कमल खिल रहा है, तो वारंगल में भी और तेलंगाना में भी कमल खिलाने का संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं को लेना है। तो आप सभी तैयार है ना? मैं आश्वस्त रहूं ना? भाजपा का कमल खिलाएंगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वारंगल और तेलंगाना में भाजपा का नेतृत्व वाली सरकार बनाएंगे। तो जोर से नारा लगाइए मेरे मित्रों, दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वारंगल, जय तेलंगाना। हमारा వరంగల్ అధ్యక్షులు గంటా రవికుమార్ గారిని వందన సమర్పణ చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మాతా की ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బూత్ అధ్యక్షుల సమ్మేళనానికి వచ్చిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు నితిన్ నబీన్ సింహ గారికి మరియు